तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग किससे, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम से। एक लाइन इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग स्टोक्स थ्योरम से। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, इवेलुएट द स्टोक्स थ्योरम को करना है। ये लाइन इंटीग्रेशन है अंडर द क्लोज कर्व सी। कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको स्टोक्स थ्योरम के हेल्प से कैसे करेंगे, दिस इज एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट, इसको लिखेंगे हम लोग कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ये एफ वेक्टर हमारे पास क्या है, तो ही उसके पास हम कर्ल एफ निकाल सकते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो सबसे पहले हमके पास यहाँ पे इसको इस वाले इक्वेशन को जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे एफ डॉट डी आर क्या है, तो फिर कंपैरिजन से हमें f की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड को किस तरह से हम लोग f डॉट डी आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। f डॉट डी आर की वैल्यू ये दे रखी है, इसको हम लोग आई डी आई कैप जे कैप एंड के कैप में लिखना चाहते हैं f को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन है हमारा f डॉट डी आर, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद क्या इस वे में लिख सकते हैं। अगर इस वे में लिख सकते हैं तो दिस इज एफ, दिस इज डॉट डी आर, क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, कोई पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमारे पास डी आर वेक्टर इज नथिंग बट इज योर आई डी एक्स प्लस जे डी वाई एंड प्लस के डी जेड, दिस इज योर डी आर वेक्टर। और डी आर वेक्टर ये है और अगर एफ वेक्टर ये है तो इसका इसके दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन मिल जाएगा जो वैल्यू है एफ डॉट डी आर। तो ओवरऑल इस हमें जो है वेक्टर फंक्शन मिल गया, f इज नथिंग बट, नाउ वी हैव द f। अब हम क्या करेंगे, इसका कर्ल f निकाल ले। पहले सबसे पहले कर्ल f निकालते हैं, उसके बाद एन वेक्टर की बारे में देखेंगे, एन वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं, और फिर साथ ही साथ देखेंगे ds वेक्टर को भी ds dy के टर्म में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका कर्ल निकालते हैं। तो कर्ल f क्या होता है, ऑपरेटर डेल्टा क्रॉस क्या होता है, ये f वेक्टर, ठीक है। कर्ल एफ का डेफिनेशन क्या होता है, डेल क्रॉस एफ। तो क्या एक ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई जे एंड के का कंपोनेंट लिखते हैं। ऑपरेटर डेल्टा का कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। एफ का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट लिखा हुआ है एफ में, हम लोग देख लें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको वाई जेड लिख सकते हैं। जे का कंपोनेंट क्या है, एक्स जेड, तो इसको एक्स जेड लिख सकते हैं। और के का कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं किसका, डेल क्रॉस एफ का। नाउ सिंपली इसको रो वाइज ओपन कर सकते हैं, तो आई का कंपोनेंट लिखेंगे, जे का कंपोनेंट लिखेंगे एंड के का कंपोनेंट लिखेंगे। लेट्स से दिस इज जस्ट अ डिटरमिनेंट। तो आई का कंपोनेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, सो दिस इज प्लस माइनस प्लस। आई का कंपोनेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे आप, नेग्लेक्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग टर्म है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो आई डेल बाय डेल वाई ऑफ किसका, एक्स वाई माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स जेड। तो दिस विल बी गिव यू द वेक्टर आई। सिमिलरली जे वेक्टर निकाल सकते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है, तो जे वेक्टर इज योर माइनस जे। सिंपली डिटरमिनेंट को किस हिसाब से ओपन किया जाता है, आई होप आप जानते हैं। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर की सिंपली हम ओपन कर रहे हैं, और जो टर्मोलॉजी है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे इसको निकालना था तो इसको नेग्लेक्ट कर दिए, और फिर जो डिटरमिनेंट बचा है इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो फाइनली आपके पास ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर डेल्टा मीन्स जो पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको रिस्पेक्ट में हम करते जाएंगे, तो फाइनली हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली वी हैव देखें डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई, तो एक्स एज ए कांस्टेंट है, वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, दिस इज एक्स। एंड सिमिलरली डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स जेड, दिस इज ऑल्सो एक्स। सिमिलरली डेल बाय डेल एस ऑफ एक्स वाई, एक्स का 1, वाई का एज इट इज वाई वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस के, डेल बाय डेल एस ऑफ एक्स जेड, एक्स कांस्टेंट है बाहर हो गया, जेड कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो डेल बाय डेल एस ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया जेड, माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस इज वाई, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई जेड, फिर क्या हो गया जेड एज ए कैप कांस्टेंट था, जेड बाहर, तो डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्या हो गया 1, तो ओवरऑल क्या हो गया जेड। तो यहां से देख रहे हैं कि कर्ल एफ की वैल्यू जो हो गई
वो हमारे पास 0 आ गई। कर्ल एफ 0 हो गया तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन था, हमारा ओवरऑल जो इंटीग्रेशन था, कर्ल एफ 0 होने के बाद अभी हम ये चीज निकाले भी नहीं है, तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अंदर का एक फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन था स्टोक्स थ्योरम का। हम केवल एफ आइडेंटिफाई किए और कर्ल एफ निकाले और उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ओवरऑल हमारा प्रॉब्लम जो है बिल्कुल आसान हो गया और इजीली आंसर लिख दिया हमने 0। लेकिन अगर इसी को हम लोग लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करते तो बहुत एक टीडियस वर्क होता। हम आइडेंटिफाई करते हुए जाते, क्या करते, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स, जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखते, सबको एक्स में कन्वर्ट कर लेते और एक्स की लिमिट फाइंड आउट करते। तो एक टीडियस वर्क था जो इजिली सॉल्व हो गया, किससे, विद द यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम। तो आपके पास प्रॉब्लम है इवेलुएट बाय स्टोक्स थ्योरम, इवेलुएट करना है आपके पास। इस टाइप का जो है इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन है, और सी भी कर दिया हुआ है इस टाइप से। तो आई होप आप इसको इजीली कर सकते हैं। क्या निकालेंगे, पहले एफ की वैल्यू निकालेंगे, कर्ल एफ निकालेंगे, फिर डॉट एंड डीएस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर्ल एफ की वैल्यू क्या होती है, फिर उसके बाद फर्दर एन की वैल्यू और डीएस की वैल्यू फर्दर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कर्ल एफ इसको चेक कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, वी हैव एन इंटीग्रेशन एंड इसको क्या करना है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम से इसे एवेलुएट करना है। स्टोक्स थ्योरम का कीवर्ड यहाँ है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये क्या लाइन इंटीग्रेशन है, एक ही इंटीग्रेशन है सी। सी क्या है, कौन सा कर्व है, जो एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियाई, जो है रेडिया 1 है। यूनिट रेडिया मीन्स क्या हो गया आपके पास, रेडियाई की, स्फीयर की रेडियाई क्या हो गई, 1 हो गई। तो सबसे पहले जो है इस इंटीग्रेशन को हमें स्टोक्स थ्योरम से जो है वेरीफाई करना है, या जो है प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को। तो सबसे पहले हम एफ खोजते हैं, एफ की वैल्यू खोजते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है। तो उसकी मदद से हमें एफ की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप अब आप इजिली समझ में आ गया होगा कि एफ की वैल्यू क्या हुआ होगा, ये 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप एंड माइनस वाई स्क्वायर के कैप। क्या यही आपका एफ हो रहा होगा, क्योंकि अगर डी आर वैक्टर आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड से अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगा। तो आपके पास फाइनली एफ जो है वो आप सर्च आउट कर लिए। तो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एफ, एफ वेक्टर, वेक्टर फंक्शन। तो हमारे पास एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वाई स्क्वायर डी जेड दे रखी है। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, या इसको सिंपली एफ डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड भी हम लोग लिख सकते थे। तो दिस इंप्लाई एफ वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई होगी, तो दिस इज 2x माइनस वाई, और एफ वेक्टर है तो दिस इज आई कैप हो गया होगा, माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज के कैप। क्यों, क्योंकि सिंस डी आर क्या होता है आपके पास, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। अभी प्रीवियस जो है एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे कि किस तरह से एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट आपके पास ओवरऑल ये फंक्शन आ जाएगा जब एफ डॉट डी आर। वहां से कंपेरिजन में किया हमने, क्या हमें मिला, एफ वेक्टर मिल गया। तो एफ वेक्टर मिल गया तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हमें क्या करना है, कर्ल एफ निकालना है। तो सबसे पहले इसका कर्ल एफ निकाल लेते हैं। कर्ल एफ इज नथिंग बट ऑपरेटर डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर। तो सिंपली क्या हो गया, एक दो वेक्टर का गया क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो आई जे के का हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। तो आई का कंपोनेंट ऑपरेटर डेल्टा क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स। जे का कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाय डेल वाई। एंड के का कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पे एफ वेक्टर का आई का कंपोनेंट 2x माइनस वाई, जे का कंपोनेंट माइनस वाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी लड़के जो है स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज माइनस ऑफ वाई जेड स्क्वायर इज योर जे कंपोनेंट एंड माइनस वाई स्क्वायर इज योर के कंपोनेंट। सो हमने क्या लिया, सारा कंपोनेंट लिख लिया, ऑपरेटर डेल्टा का एंड एफ वेक्टर का कंपोनेंट लिख लिया, और आई जे के का कंपोनेंट ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कर्ल एफ। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट अ डिटरमिनेंट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली कर्ल एफ की वैल्यू लिख लेता हूँ, आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो आफ्टर opening that this determinant, you have the component of I is this one, the j component is this one, and k component is this one. So after simplifying, we have this will cancel out, and this is 0 minus 0, this is again a 0, and this is 0 plus 1 into k. So overall we have a k vector. So curl f is nothing but your k vector. Now the equation, the formulation of the integration is nothing but f dot dr is equals to double integration curl f dot n ds.
Simply now we have the find the what is the value of ds, and just to try to solve curl f dot n vector and ds. So हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ds को dx dy में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, x की लिमिट y की लिमिट को जो है आइडेंटिफाई करेंगे और फिर सिंपली जो है इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो वी हैव दैट कर्ल f डॉट n. तो कर्ल f डॉट n क्या हो गया आपके पास, k वेक्टर डॉट n वेक्टर हो गया और सरफेस इंटीग्रल में क्या है, डी ds है, ये डबल इंटीग्रेशन है. तो अभी हम लोग ने देखा था सरफेस इंटीग्रल में भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ds को हम लोग एक्स वाई प्लेन में किस हिसाब से लिखते हैं. तो ds को एक्स वाई प्लेन में हम लोग किस हिसाब से लिखते हैं, ds इज नथिंग बट ऑन एक्स वाई प्लेन ds को हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ds dy अपॉन n डॉट k. और ये क्या होता है, मॉडुलस वैल्यू होता है. क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है. तो ds किसका है, नॉर्मल वेक्टर किसी पर्टिकुलर सरफेस का. तो ds ये कॉस गामा जो है उसका प्रोजेक्शन हमने लिया एक्स वाई प्लेन में. दिस इज नथिंग बट एरिया, स्मॉल एरिया जो बात कर रहे थे ds dy. तो ds cos गामा इज नथिंग बट ds dy और cos गामा जो है की वैल्यू क्या हो जाती है, n डॉट k वेक्टर हो जाती है. तो देयरफॉर ds इज नथिंग बट dx dy अपॉन cos गामा. और ये जानते हैं कि नॉर्मल वेक्टर जो है क्या होता है, हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, i cos अल्फा प्लस j cos बीटा एंड प्लस k cos गामा. सिंपली इस एन वेक्टर को अगर k के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें तो क्या मिलेगा हमें, cos गामा मिलेगा. तो यही cos गामा को वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दें, यहाँ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dx dy अपॉन एन डॉट k वेक्टर. और सिंस ये क्या है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहती है बात, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको मॉडुलस लिखा सकते हैं क्योंकि cos हमेशा क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है. तो n डॉट k वेक्टर हो जाता है. और ये जो n वेक्टर है ये जनरली हम लोग नॉर्मल वेक्टर किसी भी सरफेस पे हम लोग नॉर्मल वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, cos अल्फा i cos बीटा j प्लस k cos गामा k कैप. जहाँ अल्फा क्या है, एंगल है बिटवीन x एक्सिस टू द पर्टिकुलर सरफेस, बीटा क्या है, एंगल है बिटवीन y एक्सिस टू द पर्टिकुलर सरफेस. और यहाँ एंगल y एक्सिस टू द ना होके क्या होता है, j, क्योंकि कंपोनेंट क्या होता है, इसको नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, j के कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली होता है. सो एंगल हम लोग हमेशा उसके नॉर्मल वेक्टर से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सबके नॉर्मल वेक्टर से ही एंगल फाइंड आउट होती है. तो यहाँ इसलिए जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, इसलिए हम लोग ds cos y जो है वो क्या हो जाता है, नथिंग बट dx dy. तो ये सरफेस इंटीग्रल की थोड़ी बहुत आइडिया बेसिक बिहाइंड था आइडिया था. तो ds की वैल्यू हमें ये मिल गई. तो नाउ वी हैव द इंटीग्रेशन इज नथिंग बट k डॉट n. ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx dy और डिवाइड बाय n डॉट k ओवर द रीजन, जो भी सरफेस दे रखा है आपके पास. यहां से क्या देख रहे हैं कि k डॉट n एंड k डॉट n कैंसिल आउट हो गया है. अभी हम नॉर्मल वेक्टर जबकि नहीं निकाले थे, अगर नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर अगर नहीं कैंसिल होता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर निकालते. लेकिन थोड़ा सा बताया कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखा था कर्ल एफ ही जीरो हो जाता था. तो स्टोक्स थ्योरम कितना इजीली किसी भी लाइन इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करने के लिए कर्ल एफ ही जीरो हो गया, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन जीरो. नाउ इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, पर्टिकुलर थोड़ा सा उससे डिफरेंट इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यहाँ भी एन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और एन डॉट के वेक्टर और जो कर्ल एफ है वो क्या हो गया, वैनिश हो गया आपके पास. तो ओवरऑल इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं आप, dx इंटू dy का कर रहे हैं. ये इंटीग्रेशन आपको क्या दिखा रहा है, ये इंटीग्रेशन जस्ट दिखा रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट. इस एरिया को जिस आप सरफेस के अकॉर्डिंगली, जो रीजन के अकॉर्डिंगली आप सरफेस को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो केवल आप उसका एरिया निकाल लीजिए, जो एरिया फॉर्मुलेशन से जो है एरिया का जो मेन डेफिनेशन होता है उससे एरिया निकालेंगे. ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x, विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन y. हम इसको विदाउट सॉल्व ना करने के बाद डायरेक्ट क्या लिख लें, एरिया लिख लें. एरिया किसकी निकालनी है, इस रीजन के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन कर रहे थे हम लोग. तो हमारा रीजन का ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, c. जो c था वो सर्किल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. और सर्किल का इक्वेशन का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ रेडिया क्या है, 1 है. तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया आपके पास, तो दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल. तो एरिया ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट पाई, रेडिया 1 है तो ओवरऑल पाई. तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, पाई. तो देखा यहां भी एक ब्यूटीफुल
स्टार्ट। सो यहाँ देखा कि किस तरह से जो स्टोक्स थ्योरम है उसको हम लोग क्या कर लिए, इजिली फाइंड आउट कर लिए विदाउट कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग जनरलाइज आइडिया जानते हैं कि dx dy क्या होता है, दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन जो भी आपके पास जो है रीजन दिया हुआ था। तो यहाँ रीजन क्या था, एरिया ऑफ द सर्किल रीजन था। तो जस्ट क्या सर्किल रीजन था, तो जस्ट हम लोग क्या कर ले, बस सर्किल का इक्वेशन का एरिया हम लोग जानते हैं, जस्ट हम लोग जो है उसकी वैल्यू हम लोग पुटअप कर दिए। तो ये बेसिक आइडिया है कि आप जो इक्वेशन है, जो डबल इंटीग्रेशन है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि डबल इंटीग्रेशन दिस इज नथिंग बट dx dy इज द एरिया। तो अगर हो सकता था, हम कभी ये भी देखें आप लोग कि अगर dx dy dz हो जाए और ट्रिपल इंटीग्रल हो जाए और बाकी कोई टर्म नहीं आए, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि dx dy dz है और कोई वैल्यू ऑफ द टर्म इन द सेंस यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ना x है ना y है ना नथिंग, कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है dx dy और जो रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अगर यही हो जाता है dx dy dz तो वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। जिस रीजन का हमें निकालना होता है आपको पास इंटीग्रेशन जिस रीजन में, उसका सिंपली हम वॉल्यूम कर लेते हैं, हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। तो ये थोड़ा क्या था, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन, वहां पे f की वैल्यू 0 हो गई थी, कर्ल f 0 हो गया था, तो इजिली हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ भी इजी हो गया, क्योंकि ओवरऑल कर्ल f और जो नीचे एन डॉट के है वो क्या हो गया, वेनिस हो गया, और सिंपली एरिया हम निकाल लिए। नाउ अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें हम कर्ल f भी निकालना पड़ेगा, एन वेक्टर भी किस तरह से निकालते हैं उसको भी देखेंगे, ओवरऑल क्या स्टेप्स होते हैं स्टोक्स थ्योरम का, उसको हम लोग जो है समझते हैं।